तो आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं। हमारे पास इस पर कई सारे स्रोत हैं, मतलब किताब के सारांश, लेख, वीडियोस और यहाँ तक कि कुछ तीखी आलोचनाएं भी हैं। आज हमारा मिशन ये समझना है कि अमीर लोगों की सोच वो असल में बाकी लोगों से अलग कैसे होती है, और क्या ये वो ज्ञान है जो हमें स्कूलों में कभी नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ये पैसे को देखने का जो नजरिया है उसको बदलने के बारे में है। हमारे स्रोतों में एक किताब की समरी है, एक रेडिट पर समीक्षा है और एक लेख कहानी कहने की कला पर भी है, जिसका इस किताब की सफलता से एक बहुत गहरा और हैरान करने वाला कनेक्शन है। चलिए फिर इस पावरफुल विचार के साथ शुरू करते हैं। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। तो चलिए इसे खोलते हैं। किताब का जो पूरा ढांचा है वो कियोसाकी के दो पिताओं पर आधारित है, एक उनके पुअर डैड और दूसरे रिच डैड। हाँ, और ये कोई साधारण कहानी नहीं है। पुअर डैड जो उनके असली पिता थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, एक अच्छी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते थे। और दूसरे रिच डैड। हाँ, दूसरी तरफ रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे, उन्होंने 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है, उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। हमारे स्रोत बताते हैं कि पुअर डैड हमेशा कहते थे पैसों से प्यार करना ही सारी बुराइयों की जड़ है, जबकि रिच डैड का कहना था पैसे की कमी होना सारी बुराइयों की जड़ है। ये एक छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन इसी एक सोच ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अच्छा। काम कैसे करता है ताकि तुम पैसे से अपने लिए काम करवा सको। और यहीं से चूहा दौड़ यानी रैट रेस का कॉन्सेप्ट आता है। मुझे लगता है ये शब्द हम सबने सुना है, लेकिन कियोसाकी इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। ये सिर्फ एक 9 से 5 की नौकरी नहीं है, ये एक मानसिकता है। बिल्कुल, एक ऐसी जीवन शैली जिसमें लोग तनख्वाह के लिए काम करते हैं, बिल चुकाते हैं और फिर अगली तनख्वाह का इंतजार करते हैं। एक स्रोत में तो यहाँ तक कहा गया है, सैलरी एक ड्रग की तरह है जो आपका मालिक आपको आपके सपने भुलाने के लिए देता है। और ये एक दुष्चक्र है जो दो भावनाओं से चलता है, डर और लालच। नौकरी खोने का डर आपको काम पर बनाए रखता है, और ज्यादा पैसे का लालच। हाँ, वो आपसे बड़ी कार, बड़ा घर और महंगे वेकेशन पे खर्च करवाता है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं और चूहा दौड़ का पहिया और तेजी से घूमने लगता है। व्यक्ति आर्थिक रूप से कभी आगे नहीं बढ़ पाता, भले ही उसकी तनख्वाह लाखों में क्यों ना हो। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पूरे साइकिल को तोड़ने के बारे में है। तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी सबक यहीं से शुरू होता है। एक संपत्ति यानी एसेट और एक देनदारी यानी लायबिलिटी के बीच का अंतर समझना। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। हाँ, और यही इसका प्याज है, यानी जाल है। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जबकि मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदता है, ये सोचकर के वे संपत्ति हैं। रिचनेट की परिभाषा बहुत सीधी है। सिंपल शब्दों में कहें तो एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसे निकाले। बस यही नियम है। एक मिनट, ये तो बहुत ही सरल है, लेकिन ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी एसेट है। मेरे अपने माता पिता ने हमेशा यही सिखाया है कि अपना घर बनाओ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। बिल्कुल, और यहीं पर कियोसाकी पूरी सोच को पलट देते हैं। उनके हिसाब से जब तक आप अपने घर की ईएमआई भर रहे हैं, मेंटेनेंस पर खर्च कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, तब तक वो घर आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है। ओह। इसलिए उस समय तक वो आपकी देनदारी है, संपत्ति नहीं। हाँ, अगर आप उसी घर को किराए पर दे दें और उससे आने वाला किराया आपकी ईएमआई और खर्चों से ज्यादा हो, तब जाके वो एक एसेट बनता है। वाह, ये तो एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। इसका मतलब है कि सिर्फ महंगी चीजें खरीद लेना आपको अमीर नहीं बनाता। एक स्रोत में एक बहुत सीधी बात लिखी है, जो चीज ईएमआई मांगती है वो एसेट नहीं है। सही बात है। तो फिर अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे का फ्लो वो असल में दिखता कैसा है? स्रोतों में इसे कैश फ्लो पैटर्न के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो सोचिए। नौकरी से आमदनी आती है और सीधे खर्चों में चली जाती है। किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट। संपत्ति वाला कॉलम बिल्कुल खाली रहता है। और मध्यम वर्ग? अब मध्यम वर्ग, आमदनी आती है, लेकिन वो पहले देनदारियों में जाती है। घर का लोन, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल,
और फिर जो बचता है वो खर्चों में। वे अक्सर नई नई देनदारियां खरीदते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपना स्टेटस बढ़ा रहे हैं। और अमीर व्यक्ति का कैश फ्लो? वो बिल्कुल उल्टा होता है। उनकी संपत्ति जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड्स या कोई बिजनेस उनके लिए आमदनी पैदा करती है। इस आमदनी से वो अपने खर्चे चलाते हैं और जो पैसा बचता है उसे वो और संपत्ति खरीदने में लगा देते हैं। इस तरह उनकी संपत्ति का कॉलम लगातार बड़ा होता जाता है। ये लाइन अब जाकर समझ में आ रही है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है। एग्जैक्टली। इसका सीधा संबंध संपत्ति वाला कॉलम बनाने से है। रिच डैड का मुख्य उपदेश यही था कि अपनी साधारण आमदनी यानी सैलरी को पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलो। पैसिव इनकम मतलब रियल एस्टेट से आने वाला किराया या किसी किताब की रॉयल्टी जहां आपको रोजाना सक्रिय रूप से काम नहीं करना पड़ता, और पोर्टफोलियो इनकम यानी स्टॉक, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई। अमीर लोग इन्हीं दो स्रोतों पर फोकस करते हैं। तो एक आम इंसान जो अभी चूहा दौड़ में फंसा है, वो ये सब शुरू कैसे करे? क्या स्रोतों में कुछ व्यावहारिक सलाह भी दी गई हैं? हाँ, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के काम में दखल ना दें। इसका मतलब है अपनी नौकरी करते हुए अपने बिजनेस पर ध्यान दो, यानी अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर। अच्छा। अपनी नौकरी को अपनी आय का एकमात्र स्रोत मत मानो। साइड में निवेश करना शुरू करो, कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो, कुछ भी जो तुम्हारी संपत्ति वाले कॉलम को भरना शुरू करे। और दूसरी सलाह तो मुझे और भी ज्यादा दिलचस्प लगी। सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। बिल्कुल। रिच डैड ने रॉबर्ट को सलाह दी कि वो सिर्फ ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ना ढूंढे, बल्कि ऐसी नौकरी करे जहां वो जरूरी स्किल सीख सके, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट और लोगों को मैनेज करना। ये वो स्किल्स हैं जो आपको बिजनेस बनाने और अमीर बनने में मदद करती हैं, ना कि सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बनने में। जैसा कि एक स्रोत कहता है, बॉस के लिए काम करोगे तो बॉस अमीर बनेगा, अपने लिए सीखोगे तो तुम अमीर बनोगे। ठीक है, ये फिलॉसफी समझ में आती है। संपत्ति बनाओ, देनदारी घटाओ, पैसे से काम कराओ। ये सलाह तो मतलब काफी सीधी सी सादी है। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यही बातें कहते हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि इमाने रिच डैड पुअर डैड इतनी बड़ी घटना क्यों बन गई? दुनिया भर में करोड़ों कॉपियां बिकी, इसमें ऐसा क्या खास है? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब हमें कहानी कहने की कला वाले स्रोत से मिलता है। देखिए, कियोसाकी सिर्फ सूखी वित्तीय सलाह नहीं दे रहे हैं, वे एक कहानी सुना रहे हैं। रिच डैड और पुअर डैड का ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। सही बात है। ये पाठकों को सिद्धांतों को सिर्फ दिमागी तौर पर समझने पर नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से महसूस करने पर मजबूर करती है। सही कहा। ये बताने यानी टेलिंग के बजाय दिखाने यानी शोइंग जैसा है। कियोसाकी सिर्फ ये नहीं कहते कि संपत्ति खरीदो, बल्कि वे अपने दोनों पिताओं के जीवन, उनकी बातचीत और उनके अंत में हुए वित्तीय परिणामों के माध्यम से दिखाते हैं कि संपत्ति खरीदने और ना खरीदने का नतीजा क्या होता है। एक पिता जीवन भर पैसों के लिए संघर्ष करता रहा और दूसरा आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया। जब आप ये कहानी पढ़ते हैं तो आप खुद को उन किरदारों से जोड़ लेते हैं। और ये उससे भी ज्यादा गहरा है। ये किताब उन दो मूल भावनाओं को छूती है जो हमारे सभी वित्तीय निर्णयों को कंट्रोल करती हैं, डर और लालच। कहानी कहने वाला स्रोत बताता है कि जब आप गहरी छिपे हुए इमोशंस को बाहर लाते हैं तो पाठक आपसे जुड़ जाता है। कियोसाकी ठीक यही करते हैं। अच्छा। वे पाठक को अपने वित्तीय डर, जैसे नौकरी खोने का डर, बिल न चुका पाने का डर और अपनी इच्छाएं, जैसे अमीर बनने का लालच, आज़ादी की चाहत का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। कहानी के माध्यम से ये भावनाएं सिर्फ सिद्धांत नहीं रह जाती, बल्कि एक अनुभव बन जाती हैं। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हुक है। ये किताब एक फाइनेंशियल गाइड से ज्यादा एक सेल्फ हेल्प किताब की तरह काम करती है, जो आपको पैसे के साथ आपके रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन अगर ये इतना ही आसान और असरदार है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? मुझे लगता है कि स्रोतों में इसकी कुछ आलोचना भी जरूर होगी। ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या ये उतना ही सच है? बिल्कुल। और यहाँ पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। एक रेडिट समीक्षा में कुछ बहुत तीखे और जरूरी सवाल उठाए गए हैं। पहला, आलोचक का कहना है कि ये सलाह दोहराव वाली है और ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो पहले से ही अमीर हैं या जिनके पास काफी पैसा है। मतलब? जैसे कि जटिल टैक्स रणनीतियां,
कॉरपोरेशन बनाकर टैक्स बचाना, या मंदी के समय जब बाजार डूबा हो तब सस्ते में रियल एस्टेट खरीद लेना। ये सब करने के लिए आपके पास पहले से ही काफी पूंजी और जानकारी होनी चाहिए। सही बात है। एक आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति जिसके पास अपनी सैलरी के अलावा कुछ नहीं है, वो ये सब कैसे करेगा? और एक बात जो मुझे भी खटकी, वो थी लेखक का 9 से 5 की नौकरी करने वालों के प्रति रवैया। समीक्षा में बताया गया है कि वो उन्हें जस्ट ओवर ब्रोक यानी कंगाल होने से बस एक कदम दूर कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। सही बात है। ये उन करोड़ों लोगों का अपमान करने जैसा है जो हर रोज ईमानदारी से मेहनत करते हैं। सही बात है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण आलोचना जो इस किताब की विश्वसनीयता पर ही एक गंभीर सवाल उठाती है, वो लेखक की अपनी वित्तीय स्थिति से जुड़ी है। हाल की खबरों के अनुसार रॉबर्ट कियोसाकी की एक कंपनी ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया है और उन पर कथित तौर पर $1 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। एक मिनट, क्या $1 बिलियन का कर्ज? जो आदमी हमें अमीर बनने और कर्ज से बचने के रहस्य बता रहा है, वो खुद इतने बड़े कर्ज में है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, और यह उनकी फिलॉसफी के जोखिम को उजागर करता है। समीक्षक का कहना है कि कियोसाकी निवेश को एक खेल की तरह देखते हैं, जिसे वो खेलना जानते हैं और जिसमें वो बड़ा जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि कर्ज का इस्तेमाल अमीर बनने के लिए करो। लेकिन ये मानसिकता एक औसत निवेशक के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जो इसे खेल समझकर अपनी जीवन भर की पूंजी दांव पर लगा सकता है और सब कुछ गंवा सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने चूहा दौड़ की मानसिकता और उससे बाहर निकलने के रास्ते को समझा। हमने संपत्ति और देनदारी के बीच के उस महत्वपूर्ण अंतर को देखा जो अमीर और गरीब की सोच को अलग करता है, और हमने पैसे से अपने लिए काम कराने की कला के बारे में भी जाना। कुल मिलाकर यह किताब मानसिकता में एक बड़ा बदलाव लाने और फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली साधन है। यह आपको मजबूर करती है कि आप पैसे के बारे में उस तरह से सोचें जैसा आपको कभी सिखाया नहीं गया। लेकिन जैसा कि आलोचनाओं से साफ है, इसकी विशिष्ट रणनीतियां बहुत जोखिम भरी हो सकती हैं और हर किसी के लिए नहीं है। इसका असली मूल्य अमीर बनने का कोई गुप्त फॉर्मूला देना नहीं है, बल्कि वित्तीय रूप से साक्षर बनने के लिए एक वेकअप कॉल देना है। चलिए आपको एक विचार के साथ छोड़ते हैं। स्रोतों ने हमें कियोसाकी के पुअर डैड से रिच डैड बनने का एक स्पष्ट रास्ता दिखाया, एक मानसिकता, एक रणनीति। लेकिन आलोचना और उनके खुद के वित्तीय संघर्ष एक तीसरे अनकहे चरित्र का सुझाव देते हैं, दिवालिया डैड, द बैंकरप्ट डैड। तो सोचने वाली बात यह है, कोई व्यक्ति रिच डैड से मानसिकता और संपत्ति निर्माण के शक्तिशाली सबक कैसे सीख सकता है, जबकि उस उच्च जोखिम वाले खेल जैसे दृष्टिकोण से बचता है जो दिवालिया डैड की ओर ले जा सकता है। इन दोनों के बीच का संतुलन कैसे पाया जाए?